बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत। बच्चों, आज हम एक ज्ञानवर्धक व रोचक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आओ शुरू करते हैं। कौन पढ़ेगा पहला पन्ना? जैसा कि आप जानते हैं किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस बीच कलाकारों, दस्तकारों की उत्पादक गतिविधियां विभिन्न शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। इस लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे क्योंकि अलग अलग समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए। इस महाद्वीप के एक बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे, जिसके कारण ऊंच नीच तथा अमीर गरीब का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तान के समय और मुगल काल में यह श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। दूसरे तरह के जनजातीय समाज उस समय मौजूद थे जो सामाजिक नियमों और कर्मकांडों, सामाजिक विभाजन को नहीं मानते थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। आओ, कौन पढ़ेगा अगला पन्ना? अधिकतर वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती थीं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरवाहों पर नियंत्रण रखते थे। अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस महाद्वीप के अनेक हिस्से में कई बड़ी जनजातियां फूली फली। अधिकतर यह जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्लभ जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी तथा संस्कृति को बचाए रखा। दोनों विविध आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। निर्भरता और टकराव के संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कुछ भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्धि, रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। यह परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। जनजाति के लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। इनका इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहा। शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते थे जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी में बहुत प्रभावशाली थी। बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में बलौच जाति विशाल, शिक्षित और शक्तिशाली थी। ये अलग अलग मुखिया और छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरिया की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में चैर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के सेनापति मान सिंह ने 1591 में चैर लोगों पर हमला किया। उनको हराकर, लूटकर अच्छा माल इकट्ठा किया। इनको पूरी तरह अधीन नहीं बनाया गया। आओ, कौन पढ़ेगा अगला पन्ना? औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चैर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया तथा इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया।
क्षेत्र में रहने वाली अन्य महत्वपूर्ण जनजातियां मुंडा और संथाल थीं। यह लोग उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बैराद और दूसरी जनजातियां रहती थीं। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरोगा, वेतर, मारवाड़ दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी के वे एक जगह बसे खेतीहर तथा जमींदार बन चुके थे। फिर भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खानाबदोश चरवाहे घुमंतू लोग अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। वे दूध और अन्य पशुचरी उत्पादों पर निर्भर थे। आओ, कौन पढ़ेगा अगला पन्ना? खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और अन्य चीज़ों के लिए जैसे ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजार में अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपने रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक जगह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। दस्तकार, फेरी वाले और नृत्यक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अक्सर वहां लौट आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। आओ, कौन पढ़ेगा अगला पन्ना? कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने और संपन्न लोगों के हाथों बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की जनजातियां भी एक दूसरे दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे बनाते थे और बेचते थे। कभी भिक्षुक भी सौदागरों का काम करते थे। नृत्यकों, नायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो अपनी कमाई के लिए गांव में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। बदलते समाज से नई जनजातियों में श्रेणियों का जन्म हुआ। समाज की ज़रूरतें बढ़ गई। नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता हुई। जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पी जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री और अन्यों को भी जातियों के रूप में मान्यता दी गई। जाति समाज का आधार बनी। आओ, कौन पढ़ेगा अगला पन्ना? 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते नए राजपूत गोत्र की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे चंदेल, चालुक्य और दूसरे वंशों की परंपराओं से आते थे। कुछ जनजातियां बाद में कुल राजपूत मान लिए गए। उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशिष्ट कृषि वाले क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो रहे थे। शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में उन्होंने अपनी संपदा का उपयोग किया। राजपूत गोत्रों के उदय का जनजातीय लोगों ने भी अनुसरण किया। धीरे धीरे कई जनजातियां जाति व्यवस्था की हिस्सा बन गईं। केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। बहुसंख्यक आबादी ने छोटी जनजातियों में ही अपनी जगह पाई। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद जनजातियों ने इस्लाम अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये स्थानांतरीय खेती करते थे। यह जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक का अपना राजा होता था। दिल्ली के सुल्तान की ताकत घटने पर छोटे बड़े सरदार हावी होने लगे।
अकबरनामा में लिखा है कि गढ़कटंगा कोंड राज्य में 70,000 गांव थे। हर गढ़ किसी खास कोंड के कुल के नियंत्रण में था। 84 गांव की इकाई में वे विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन परहोतों में होता है जो 12 गांव को मिलाकर बनते हैं। बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों को राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त होने के कारण वे अधिक प्रभावशाली बन गए। अब गोंड सरदारों को भी राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की तथा उनके पुत्र ने चंदेल राजपूत की राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। पति के मरने के बाद उसने अपने 5 साल के नाम पर राज्य की कमान संभाली। मुगल सेनाओं से हारने पर समर्पण की जगह मर जाना बेहतर समझा। आओ कौन पढ़ेगा अगला पन्ना? गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। हाथियों को पकड़ने और राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में उन्होंने खासा धन कमाया। मुगलों ने उन्हें हराकर लूट में बेशकीमती सिक्के हाथी बहुतायत में ले गए। राज्य का एक हिस्सा लेकर शेष चंद्र शाह को दे दिया, जो रानी दुर्गावती के पति का छोटा भाई था। इसके बाद धीरे धीरे यह राज्य कमजोर होता गया। बुंदेलों और मराठों के खिलाफ संघर्ष में वे असफल रहे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। भुइयां लोगों का दमन करके अपने नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों कौछजों के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। इतने वर्षों पहले उन्होंने आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया तथा बाद में आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। मुगलों के साथ बहादुरी से युद्ध करने के बावजूद इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। अहम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए वे जिन लोगों से जबरन काम लिया करते थे वे पाइक कहलाते थे। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार कुल टूट गए। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं देते थे। दूसरे समय में भी बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि निर्माण अन्य समाज सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। उनके द्वारा चावल की खेती के लिए नए तरीके अपनाए गए। शुरुआत में अहम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन बाद में मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। हिंदू धर्म ही प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, जिसे खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं। खेल के नियंत्रण में कई गांव होते थे। किसान को ग्राम समुदाय द्वारा दी जाने वाली जमीन समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक वापस नहीं ले जा सकता था। यह एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को भी प्रोत्साहित किया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। आओ बच्चों, अब हम अपना ज्ञान परखेंगे। प्रश्न 1, जनजातियां किसे कहते हैं? प्रश्न 2, जनजातियां अपनी जीविका कैसे चलाती हैं? प्रश्न 3, कुछ जातियों एवं जनजातियों के नाम बताइए। प्रश्न 4, कुल किसे कहते हैं? प्रश्न 5, घुमंतू लोगों का जीवन कैसा था? प्रश्न 6, बंजारा लोगों के कारवां को क्या कहते हैं? प्रश्न 7, व्यापारी खानाबदोश कौन थे? प्रश्न 8,
नई जनजातियों का विकास कैसे हुआ? प्रश्न 9, गोंड लोग कहाँ रहते थे? प्रश्न 10, गोंड लोग कैसी खेती करते थे? प्रश्न 11, स्थानांतरीय कृषि किसे कहते हैं? प्रश्न 12, बरहोतो क्या होता है? प्रश्न 13, राजा अमरदास ने कौन सी उपाधि धारण की? प्रश्न 14, रानी दुर्गावती ने किसके साथ युद्ध किया? प्रश्न 15, गढ़कटंगा राज्य कौन सा व्यापार करता था? प्रश्न 16, अहोम लोगों ने कौन से अनोखे हथियारों का प्रयोग किया? प्रश्न 17, पाइक कौन थे? प्रश्न 18, खेल किसे कहा जाता था? प्रश्न 19, अहोम समाज कैसा था? प्रश्न 20, जनजाति सदस्य किस बंधन से जुड़े होते थे? शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा प्रयास है। आओ अब उत्तर जानें। उत्तर 1, उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कोई असमान वर्गों में विभाजित थे। ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता है। उत्तर 2, जनजातियां खेती, शिकार, पशुपालक व संग्राहक होकर अपनी जीविका चलाती थी। उत्तर 3, हुड़, गोंड, खोखर, गख्खर, बलोच, नागा, मुंडा, संताल, कोली, बैरात, करोख, बेतर, मारवाड़ आदि। उत्तर 4, परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। उत्तर 5, घुमंतू खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी पर निर्भर था। वे खेतीहर से अनाज, कपड़े, बर्तन इत्यादि का विनिमय भी करते थे। उत्तर 6, बंजारा लोगों के कारवां को टांडा कहते हैं। उत्तर 7, बंजारे व्यापारी खानाबदोश थे। उत्तर 8, अर्थव्यवस्था और समाज की बढ़ती हुई ज़रूरतों के लिए अनेक हुनरमंद लोगों की ज़रूरत पड़ी। इस कारण नई जनजातियों का जन्म हुआ। उत्तर 9, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। उत्तर 10, गोंड लोग स्थानांतरित खेती करते थे। उत्तर 11, वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। इसकी राख में फसल बो दी जाती है। जब ये ज़मीन अपनी उर्वरता को देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। उत्तर 12, बरहोतो 84 का उपविभाजन होता है। उत्तर 13, राजा अमरदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उत्तर 14, रानी दुर्गावती ने मुगलों के साथ युद्ध किया। उत्तर 15, गढ़कटंगा राज्य हाथियों को पकड़कर उन्हें दूसरे राज्यों को बेच देता था। उत्तर 16, अहोम लोगों ने अग्नि, अस्त्र तथा तोप का इस्तेमाल किया। उत्तर 17, राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहते थे। उत्तर 18, अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिसे खेल कहते हैं। उत्तर 19, अहोम समाज एक समाज था। वे कलाकारों का सम्मान करते थे तथा पुरस्कार में जमीन देते थे। उत्तर 20, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।